हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौड़। और बच्चों, जो अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसी में अपन आईयूसी में पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल का आज अपना लेक्चर 3 होने वाला है। तो बच्चों, अपन लोगों ने पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ लिया है, मैंने पूरी ट्रिक्स बता दी है। एटॉमिक रेडियस अपन ने खत्म कर दिया था, मगर एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड्स बच रही थी। तो आज अपन एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड्स देखने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे या डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट आता है। इसी के साथ बच्चों अपन आयनाइजेशन एनर्जी भी आज डिस्कस करेंगे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जो टॉपिक्स अपन आज डिस्कस करने वाले हैं वही पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, एंड देन फाइनली जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है आयनाइजेशन एनर्जी की, एंड देन फिर फाइनल में अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो ये कि जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था लास्ट जो प्रीवियस अपना यहाँ पर लेक्चर था उसमें अपन ने क्या डिस्कस करा था। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था एटॉमिक रेडियस, यही करा था। और एटॉमिक रेडियस में मैंने बताया था कि ये 3 तरीके से अपन पढ़ते हैं। सबसे पहली जो होती है वो होती है कोवेलेंट, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस होती है। जो सेकंड आपकी होती है बच्चों वो होती है मेटेलिक रेडियस, और सभी को मैंने बहुत डिटेल में बताया था विद क्वेश्चंस, मेटेलिक रेडियस। एंड देन जो फाइनली आपकी होती है वो होती है वॉन डेर वाल, ठीक है। और इसमें मैंने बताया भी था कि जो वॉन डेर वाल रेडियस होती है वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होगी। ये क्या होगा? बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। और अगर अपन बात करें यहाँ पर मेटेलिक रेडियस की, तो मेटेलिक किसके बीच में होगी? बिटवीन 2 मेटल्स के बीच में होगी। और अगर यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो किसके बीच में होगी? बिटवीन 2 एटम्स, ये एटम्स के बीच में होगी। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मॉलिक्यूल के बीच में है तो बहुत दूर से लग रही होगी, जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसीलिए एटॉमिक ये जो वॉन डेर वाल रेडियस है वो सबसे बड़ी होगी, देन मेटेलिक, और फिर देन आपकी कोवेलेंट रेडियस। और इसी के साथ अपन ने एक और चीज पढ़ी थी जो कि थी आयनिक रेडियस। और आयनिक रेडियस में अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों? आयनिक रेडियस में अपन ने पढ़ी थी कि आयनिक रेडियस भी 2 तरह की होती है, कैटायनिक, एनायनिक। तो ये सब चीजें अपन डिस्कस कर चुके थे विद क्वेश्चंस, मैंने आपको समझा दिया था कि क्या क्या यहाँ पर अपन बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं अपन ट्रेंड्स की, कि एटॉमिक रेडियस की ट्रेंड्स क्या होती है इन पीरियोडिक टेबल। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या ट्रेंड्स होगी, और अगर अपन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, है ना, मान लो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट में अपन पीरियड के अलोंग जा रहे हैं, फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड पीरियड हो गया, थर्ड पीरियड हो गया। और जैसे ही अपन बात करेंगे डाउन द ग्रुप तो अपन ग्रुप वाइज बात करेंगे, मैं फर्स्ट ग्रुप में नीचे जा रही हूँ, सेकंड ग्रुप में नीचे जा रही हूँ, तो क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डाउन द ग्रुप। और अपन क्या करेंगे, जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, मान लो अभी तो एटॉमिक रेडियस पढ़ा है, फिर अपन आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे, तो सबका ऑर्डर देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बात करें तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे पीरियोडिक टेबल में तब क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अपन ने देखा था यहाँ पर फर्स्ट था, सेकंड था, फिर यहाँ पर जाके 3, 4, 5 ऐसे हो रहा था। तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। और उसी की वजह से अगर अपन लेफ्ट टू राइट बात करें तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है बच्चों? जो साइज होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, मतलब कि जो रेडियस है आपकी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। साइज बोल दो या फिर आप इसको एटॉमिक रेडियस बोल दो, जो भी है आपकी, जो दोनों ही रेडियस है वो क्या होगी? लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होगी। अब अगर अपन बात करें डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है? न्यू शेल्स ऐड होती है, एक एक करके क्या होती है? शेल्स ऐड होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यू शेल्स आर एडेड। और न्यू शेल्स ऐड होगी तो क्या होगा बच्चों? इसका मतलब है कि साइज बढ़ेगा, क्योंकि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये है आपका न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास, मैंने एक और शेल ऐड करी है, इसका मतलब इसका साइज तो बढ़ गया है ना। तो फिर आप क्या बोलोगे कि जब अपन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जो साइज है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब केमिस्ट्री क्या होता है बच्चों? एक्सेप्शंस के साथ चलती है, एक्सेप्शंस के बिना है ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर जो अपन ये ट्रेंड्स पढ़ते हैं इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलती हैं, तो आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट टू राइट। अब शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इन अ पीरियड,
ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पे अपन ने देखा अभी कि जो साइज थी आपकी वो कम हो रही थी। मगर जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इनको तो अपन काउंट ही नहीं करेंगे। जो भी अपनी यहाँ पर इनर्ट गैसेस होती है उनको काउंट नहीं करते, क्योंकि उनकी जो वैल्यूज आती है ना वो कोई डेटा होता है उससे लिखते हैं, तो डेटा वाली जो चीज है उसको अलग ही रखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इनकी काउंट कर रहे हैं। तो अपन बोल रहे हैं कि जब अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब यहां से यहां जा रहे हैं, बेरिलियम से अगर अपन जा रहे हैं, लिथियम से अगर हम जा रहे हैं फ्लोरीन तक, तो क्या होगा, जो साइज है आपकी वो डिक्रीज होगी। साइज क्या होगी, कम होगी। साइज कम होगी तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम हो रही है तो साइज किसकी हाईएस्ट है, तो किसकी बोल दोगे, एल्केलाई मेटल्स की। कि जो एल्केलाई मेटल्स होती है क्या होती है, ये हाईएस्ट होती है बच्चों इन साइज, लेफ्ट टू राइट जाने पे हाईएस्ट इन साइज, साइज में ये हाईएस्ट होगी। ठीक है, ये चीज अपन को समझ में आ गई। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन भी नहीं होता, ये इसी तरीके से जाती है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, ये इस तरीके से जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन डाउन द ग्रुप जाने में। डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है भाई, डाउन द ग्रुप जाने में हर एक के लिए अपन अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे पहले एस ब्लॉक के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एस ब्लॉक की। ठीक है, तो एस ब्लॉक के लिए अगर देखें तो एस ब्लॉक में अपन को पता है एक तो होता है आपका फर्स्ट है और एक क्या होता है सेकंड है। ठीक है, तो ये होगा लिथियम, हेलिना की रब से, यही पढ़ा था, रब से फरियाद। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये दोनों भी रेडियो एक्टिव है, तो इनको भी नहीं लिखते हैं, यहां तक बात करते हैं। ठीक है, यहां तक अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां तक अगर देख रहे हो तो यहां पर देखोगे तो मैंने बताया था डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होती है। यही बताया था कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगी। मतलब क्या है, यहां से मैं एक ऑर्डर लिख सकती हूँ कि लिथियम जो है, लिथियम, सोडियम, फिर आपका ये आएगा पोटेशियम, फिर रुबेडियम और फिर सीजियम आएगा। तो क्या ये ऑर्डर लिख सकती हूँ, तो बिल्कुल सही, आप यहां से ये ऑर्डर लिख सकते हो कि जो साइज है, अगर साइज की बात हो रही है इन एल्कली मेटल्स तो वो किस में हाईएस्ट होगी, सीजियम में। सीजियम में क्या होगा, हाईएस्ट होगी। तो अगर आपसे पूछे हाईएस्ट साइज किसकी होगी तो क्या बोलोगे बच्चों, हाईएस्ट साइज सीजियम की होगी। क्योंकि एक तो ये पूरी एल्कली मेटल्स की साइज ज्यादा होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर यहाँ पर डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रही है, साइज बढ़ रही है, तो सीजियम की हाईएस्ट होगी। मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर पूछा जाए किसकी हाईएस्ट साइज है तो क्या बोल दोगे, सीजियम की है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसमें भी सेम ही ऑर्डर रहता है। मतलब इसके लिए भी आप लिख सकते हो यहाँ पर कि बेरिलियम से ज्यादा होगी मैग्नीशियम की, फिर कैल्शियम की, फिर स्ट्रोंशियम की, और फिर आपकी यहाँ पर इन सब की इसी तरीके से ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो भाई नेक्स्ट ब्लॉक में चले, अगर एक्सेप्शन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं पी ब्लॉक में। ठीक है, पी ब्लॉक में अगर अपन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या अपन को वहां पर कोई एक्सेप्शन, सॉरी डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट में तो कोई एक्सेप्शंस नहीं थी। क्या जा रहे हैं बच्चों, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं पी ब्लॉक में, तो क्या क्या एक्सेप्शंस देखने को मिलेगी। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपका जो आपका 13th ग्रुप है। कौन सा होता है बच्चों, बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, यही होता है। अब यहां पर देखते हो तो यहां पर जो आपको एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, जो एक्सपेक्टेड आना चाहिए था वो क्या था कि भाई सब जगह वही हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो ऑर्डर आना चाहिए था वो आना चाहिए था बोरोन, एल्यूमिनियम, फिर आपका गैलियम, फिर आपका इंडियम और फिर थीलियम। ठीक है, यही ऑर्डर आना चाहिए था, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कौन सा ऑर्डर है आपका, एक्सपेक्टेड। मगर जैसे ही आपने वैल्यूज देखी इसकी, तो वैल्यूज में बच्चों यहां पर पता चला कि ये तो निकलता है 143 पिकोमीटर और ये निकलता है 135 पिकोमीटर। इसका मतलब यहाँ पर साइज किसका ज्यादा हो गया, एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर जो ऑर्डर था उसमें चेंजेस आ गए और इसका मतलब क्या है, एक्सेप्शन आ गया। और एक्सेप्शन में क्या ऑर्डर आएगा बच्चों इसका, पहले बोरोन आ गया, फिर गैलियम आ जाएगा, फिर आपका एल्यूमिनियम आ जाएगा, फिर इंडियम और फिर थीलियम। मतलब चेंजेस तो वो एक एडजेसेंट एटम तक ही कर रहा है। ये ध्यान रखना कि जो भी चेंजेस होंगे वो एक एडजेसेंट एटम से ही कर पाएगा। अब यहाँ पर देखो,
अब क्या दिक्कत हुई होगी ऐसी कि जो ये एल्यूमिनियम है ये एक एक्सेप्शन बिहेवियर शो कर रहा है, इसका जो साइज है वो ज्यादा है और गैलियम का साइज कम क्यों है, इसका साइज लेस क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो भाई अपन ऐसा करते हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं और समझते हैं कि साइज लेस क्यों हो रही है। ये जो अपन ने देखा यहाँ पर, इस साइज लेस क्यों हो रही है, अगर ये समझना चाहे तो इसके लिए मान लो यहाँ पर अपन ने क्या करा, एल्यूमिनियम ले लेते हैं और गैलियम ले लेते हैं, इन दोनों में ही चेंजेस आ रहे हैं, दोनों का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखते हैं कि अगर अपन रीजन पता करने चाह रहे हैं तो रीजन कैसे पता चलेगा, साइज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ठीक है, ये 13 नंबर पे होता है और ये किस पे होता है, 31 नंबर पे, उल्टा है जस्ट 13 और 31। ठीक है, 31 नंबर पे। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं गैलियम की। तो गैलियम की यहाँ पर 31 है, मतलब सारे डी ब्लॉक वाले तो आ जाएंगे आपके, 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4p1, क्योंकि ये है दोनों किसमें है, 13 ग्रुप में, तो p1 आएगा, बिल्कुल सही है। अब कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 है, यहाँ पर 3p1 है और यहाँ पर देख रहे हो कि एक्स्ट्रा d वाला आ गया। अब ये d वाला क्या करेगा, यही लोचा कर रहा है यहाँ पर। d वाला क्या करता है बच्चों, जो d इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना, मान लो इसके पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स है d में, तो इसके पास प्रोटॉन भी कितने हो गए, 10 हो गए। अब यहाँ पर अपन ने एक चीज पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, पढ़ा था शील्डिंग इफेक्ट के बारे में कि शील्डिंग इफेक्ट S का ज्यादा होता है, P का, फिर D का और फिर F का। ये चीज पढ़ी थी अपन ने, मैंने बताया था, इसको याद रखना, आगे जाके बहुत काम आएगा। शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है, S का ज्यादा है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे अगर स्ट्रेन प्रोटॉन वाला जो है ये D का शील्डिंग इफेक्ट क्या है, कम है, तो ये क्या करेगा, इसको रोक नहीं पाएगा, इस प्रोटॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स को रोक नहीं पाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। और आगे क्या है बच्चों आपका, ये S और P है, 4s और 4p, और इस पे जाकर ये क्या करेगा, इफेक्ट लगाना चाहेगा। अब एक बात बताओ, न्यूक्लियस जो अपना अट्रैक्शन है वो 4s और 4p तक लगा रहा है, तो अट्रैक्शन की वजह से क्या ये पास में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और ये पास में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने की वजह से जो गैलियम है उसका साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और क्यों होता है ये, आप यहाँ पर लिख सकते हो, रिड्यूस क्यों हुआ है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबशेल। 3D सबशेल में क्या है, उसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है, और शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से वो 10 पावर वाले जो प्रोटॉन है उसको रोक नहीं पाएगा, और वो अपना इफेक्ट कहां तक लगा देंगे, S और P तक लगा देंगे। जैसे ही S और P तक लगाएंगे तो साइज क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे ही वो 4s पे लगा रहा है अट्रैक्शन, तो यहां से साइज रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैलियम का साइज कम हो जाता है और एल्यूमिनियम का यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। तो रीजन क्या लिखोगे यहाँ पर, अगर रीजन की बात हो तो रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्या लिखोगे बच्चों, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, किसका लग रहा है, 3D का, तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबशेल। 3D सबशेल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर गैलियम का साइज रिड्यूस हो जाता है। ये जो 10 प्रोटॉन वाला यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस है, इसके चार्ज को ये रोक नहीं पाता। यहाँ पर हिंदी में लिख लो ताकि अच्छे से समझ में आए, रोक नहीं पाता इसको, न्यूक्लियस के चार्ज को, जो न्यूक्लियस का चार्ज है उसको रोक नहीं पाता, और ये रोक नहीं पाता तो कहां तक चल जाएगा, 4s और 4p तक चल जाएगा, जिसकी वजह से जो साइज है उसमें कमी आ जाती है। तो समझ में आ गया भाई यहाँ पर गैलियम का क्यों कम है और एल्यूमिनियम का साइज क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसके पास तो कोई 3D नहीं है। 3D नहीं है तो फिर किसी तरह का कोई भी यहाँ पर लोचा नहीं होगा। इसके साथ लोचा क्यों हुआ, इस 3D ने इसको धोखा दे दिया। भाई 3D ने क्या करा, इसने बोला मैं तो शील्डिंग इफेक्ट कम लगाता हूँ, मैं क्या इस इफेक्ट को रोकूंगा, तो इफेक्ट चल जाता है 4s 4p पे, जिसकी वजह से जो साइज है आपकी वो यहाँ पर कम हो जाती है, और जो यहाँ पर इसका ऑर्डर है वो बच्चों ये हो जाता है। ठीक है, तो अब बात होती है कि भाई 13th ग्रुप तो ये ऑर्डर शो कर रहा है, क्या 14th ग्रुप में भी सेम चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि 14th ग्रुप में भी 3D तो आ ही रहा है, तो इसका मतलब क्या सेम चीज देखने को मिलेगी। कार्बन यहाँ पर क्या है बच्चों, करिश्मा शिल्पा क्या होता है, गाएंगी संग प्रभुदेवा। ठीक है, यही होता है आपके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना बच्चों,
अगर अपन इसकी बात करें यहाँ पर गैलियम की, तो गैलियम में भी क्या आता है 3d आएगा। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपन 4p2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2। अगर p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब यहाँ पर जो रिपल्जन है वो ज्यादा लग जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या करेंगे, आपस में रिपल्जन करेंगे, और रिपल्जन की वजह से जो अट्रैक्शन है बच्चों वो कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता जैसा कि 13th ग्रुप में मिलता है। मतलब यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा वो बिल्कुल यही रहेगा कि साइज डिक्रीज होगी, और जो ऑर्डर आएगा बच्चों, यहाँ पर ऑर्डर भी लिख देती हूं मैं, ऑर्डर जो इसका यहाँ पर आएगा, क्या ऑर्डर आएगा, कार्बन का यहाँ पर, फिर सिलिकॉन, फिर गेल, फिर ये आपका, और लास्ट में आपका लेड। तो यही ऑर्डर आपका पूरा का पूरा फॉलो होगा, मतलब किसी तरह का कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वही आएगा। ओनली एक्सेप्शन जो आपको दिखता है वो किस में दिखता है, 13th ग्रुप में। तो यहाँ पर क्या मैं स्टार मार्क करके लिख दूं कि 13th ग्रुप में यहाँ पर इस चीज के लिए एक्सेप्शन शो करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। चलो भाई अब बात करते हैं यहाँ पर डी ब्लॉक की। पी ब्लॉक तो हो गया भाई, डी ब्लॉक की बात कर ले क्या, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, तो जो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में भाई क्या यहाँ पर अपन को एक्सेप्शन देखने को मिलती है या नहीं इन अ पीरियड, मतलब अपन लेफ्ट टू राइट जाने पर जब जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के अंदर, तो क्या यहाँ पर अपन को एक्सेप्शन मिलती है या नहीं है, यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा बच्चों आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिर होती है आपकी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और फिर होती है आपकी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, यही होता है। सब मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में बता चुकी हूँ। और इसकी ट्रिक क्या थी बच्चों, साइंस टीचर विनीता क्रमानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो, यही थी ट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों एक अलग ही बिहेवियर हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जब अपन यहां से यहां तक की बात करते हैं तब तो यहाँ पर Z इफेक्टिव डोमिनेट करता है। ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर कम होता है। जैसे ही इन तीनों की बात करते हैं तो Z इफेक्टिव और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बराबर हो जाता है, और जब इन दोनों की बात करते हैं तो Z इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट में से शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर डोमिनेट करने लग जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अलग अलग जगह अलग अलग बिहेवियर हो रहा है, तो आइए इसको समझते हैं। अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होता है D1:4:2। ठीक है, 3D1:4:2 ये बता चुकी हूं मैं। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, D2:4:2, 3D2:4:2, यहाँ पर 3D3:4:2, यहाँ पर जाओगे तो क्या होगा 3D4:4:2, फिर यहाँ पर 3D5:4:2, फिर यहाँ पर गए तो 3D6 आ जाएगा, 3D7:4:2 मैं एज्यूम करके चल रही हूँ, और यहाँ पर 3D8, यहाँ जाओगे तो 3D9 और 4S1 होगा। ध्यान रखना सब जगह 4S2 आ रहा था, कॉपर के केस में आते ही क्या हो जाएगा 4S1, और यहाँ पर जाओगे तो 3D10 4S2 आ जाएगा। आ गया समझ में भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब कॉन्फ़िगरेशन से एक चीज समझो, Z इफेक्टिव क्यों डोमिनेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, और अगर अपन d ऑर्बिटल्स की बात करें तो d में कितने सबशेल्स होते हैं बच्चों, 5 की बात करते हैं। अब 5 में अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर दोगे तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा। अगर मान लो मैं इसकी बात करी स्कैंडियम की, स्कैंडियम में एक d इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसका जो d सबशेल है यहाँ पर s सबशेल है। अब d का मैंने बताया था जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या है, इसका पुअर है। d का शील्डिंग इफेक्ट कैसा है, पुअर है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का भी शील्डिंग इफेक्ट को नहीं संभाल पाता और ये s के पास चल जाता है, और s के पास जाने से यहाँ पर क्या होता है, साइज रिड्यूस हो जाता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा था बच्चों, आपका साइज रिड्यूस हो रहा था, और यहाँ पर जो ऑर्डर हो जाएगा वो देखना भाई, ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्कैंडियम का ज्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा। जैसे यहाँ पर जाओगे बच्चों ये थोड़ा सा इक्वल्स टू ही होता है। हालांकि अगर आपसे पूछे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन को यही लिखना है, पर अगर आप यहाँ पर ध्यान रखो हायर क्लासेस के लिए भी तो इनका भी इक्वल होता है। इन तीनों का तो इक्वल होगा ही सही, क्योंकि यहाँ पर Z इफेक्टिव और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ चुका है, और यहाँ पर आते ही फिर जो चार्ज है वो बढ़ने लग जाता है। तो देखा किस तरीके का बिहेवियर शो हो रहा है बच्चों, यहाँ से तो जो है जो आपका साइज है वो रिड्यूस होता गया, और वहां पर जाकर क्या हो गया, साइज बढ़ने लग गया। तो ये इस तरह का इफेक्ट क्यों शो हुआ, क्योंकि d इलेक्ट्रॉन 5 के 5 यहाँ पर फिल हो गए। अब जैसे यहाँ पर जाओगे तो क्या होगा, 6 आ गया। 6 का मतलब है यहाँ पर कि जो d इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें अब पेयरिंग होने लग जाएगी। अब आपका जो एक इलेक्ट्रॉन है D6 वाला
वो कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा और पेयरिंग होने लग जाएगी। इसका मतलब इनके बीच का जो रिपल्जन है, रिपल्जन बढ़ेगा और रिपल्जन बढ़ता है तो क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। मगर यहाँ पर क्या होगा, जितना रिपल्जन बढ़ेगा उतना ही अट्रैक्शन कम होगा। इसका मतलब ये दोनों अपने इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। फिर जैसे यहाँ जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो D9 के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्जन, और रिपल्जन इतना बढ़ जाएगा कि अट्रैक्शन को अब कम ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको पूरा इफेक्ट यहाँ पर शो हो गया कि जब अपन Z इफेक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इनको रिपल्जन करने के लिए, रिपल्जन को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो क्लियरली कि Z इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन इज मोर, ठीक है, और मोर डोमिनेटिंग, यू कैन से कि अट्रैक्शन इज मोर डोमिनेटिंग ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल इफेक्ट यहाँ पर सिंपल हो गया और यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका शील्डिंग इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो ये अपना जो 3D का है, स्पेशली किसमें होता है ये 3D में, याद रखना। तो ये 3D का जो ऑर्डर है अपना वो थोड़ा स्पेशल होता है विथ लॉट ऑफ एक्सेप्शन, तो इसको याद रखना। अच्छा, एक बात कभी सोची है कि अपन ये जो d ऑर्बिटल है इसको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं? बताया था मैंने कि ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, पर वाई ट्रांजिशन मेटल्स? ट्रांजिशन मेटल का मतलब होता है बच्चों कि इनके जो D है ना वो पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड D ऑर्बिटल। D ऑर्बिटल अगर पार्शियली फिल्ड है इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट, जो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है या फिर जो इनकी ग्राउंड स्टेट है, उसमें अगर जो D है वो पार्शियली फिल है तो फिर क्या होगा, ग्राउंड स्टेट को मैं शॉर्ट में लिख रही हूं तो क्या होगा, उसको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। पर अभी मैंने देखा जब अपन बात कर रहे थे यहाँ पर जिंक की, तो जिंक में क्या होता, 3D10 था, और 3D10 का मतलब है इसके जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहां पर D में पूरे के पूरे फिल है। और अगर ये यहाँ पर कोई भी D पार्शियली नहीं है तो क्या ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है? बिल्कुल सही बच्चों, जो आपका जिंक होता है, कैडमियम होता है और मरकरी होता है, ये तीनों जो लास्ट के होते हैं, 3D10 वाला, ये हो जाएगा 4D10 वाला, और ये हो जाएगा आपका 5D10 वाला। ये तीनों के तीनों में क्या है, ऑर्बिटल्स पूरी फुलफिल्ड है, जिसके वजह से दे आर नॉट इंक्लूडेड, they are not included in transition element, they are not included in transition metals। ये याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बोल देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, और वहां पर जरूर से एक डी ब्लॉक का एलिमेंट देगा, जिनमें से इन तीन में से एक दे देगा। अब आप तो सोचोगे तो डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक तो ट्रांजिशन मेटल होती है, टिक करके आ जाओगे, और वही गलत हो जाएगा। याद रखना है तीनों क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है वो मैंने बता दिया, क्योंकि इनके पास जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, फुलफिल्ड है, जो कि ट्रांजिशन मेटल दे आर नॉट, जो क्या कर रहा है, ट्रांजिशन मेटल का जो बिहेवियर है उससे अलग बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये तो बात होगी जब डी ब्लॉक में पीरियड की बात कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर मैं डी ब्लॉक में इन अ ग्रुप में बात करूं, मतलब मान लो डी ब्लॉक में अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो भाई, तब क्या होने वाला है, डाउन द ग्रुप की अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पर 3D होगा, ठीक है, यहाँ पर 4D होगा और यहाँ पर 5D होगा। बिल्कुल सही है भाई, ऐसे ही होगा। अब 3D 4D और 5D में क्या करना है बच्चों, जब आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपका साइंस टीचर वो पूरा होगा, और एंड कौन कर रहा है, यहाँ पर जिंक ऐड कर रहा होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर जाओगे तो वही आपका यारी जरा निभा मौत तक, और यहाँ पर जाके कैडमियम होगा, यहाँ पर जाओगे तो वही आपका ला हफ्ता, और यहाँ पर क्या होगा, आपका मरकरी होगा, ठीक है। अब यहां पर जाने से आपको एक चीज समझ में आएगी, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बच्चों, सॉरी डाउन द ग्रुप जा रहे हो 3D से 4D, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही आप यहां गए तो यहां पर क्या होता है, लेंथेनम का मतलब होता है यहां से लेंथेनाइट सीरीज आ जाएगी। मतलब बच्चों अगर आप इनके एटॉमिक नंबर की बात करो तो यहाँ पर 21 है, ठीक है, यहाँ पर 22 होगा, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 40 होगा, यहाँ पर 57 है, मगर यहाँ पर 72 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से नई एक सीरीज ऐड हो जाएगी जो कि 3rd B के अंदर आती है, जिसको क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड सीरीज। और वैसे ही यहाँ पर एक एक्टिनोइड होता है जिससे यहाँ पर निकल के आती है बच्चों आपकी कौन सी होती है, एक्टिनाइड सीरीज।
ठीक है। अब ये दोनों सीरीज के आने से ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ इफेक्ट नहीं आया होगा, जरूर इन दोनों ने कुछ ना कुछ तो लोचा यहाँ पर करा होगा। अब देखो यहां से यहां जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो डाउन द ग्रुप का ऑर्डर क्या रहेगा, यहां से यहां जाओगे तो साइज बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मगर जैसे ही यहां से यहां गए तो अब यहाँ पर देखो कौन से सबशेल आ जाएंगे, ये एफ ऑर्बिटल्स में होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड किस में होते हैं, एफ ब्लॉक में। मतलब यहाँ पर एफ ब्लॉक का भी शील्डिंग इफेक्ट लगने लग जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा पुअर है। मैंने बताया था शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है बच्चों, आपका शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। एफ का क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो फिर ये यहाँ पर अच्छी से शील्ड नहीं कर पाएगा। और अगर अपन ऑर्डर देखेंगे यहाँ पर डाउन द ग्रुप अगर ऑर्डर देखें डी ब्लॉक के अंदर तो 3D का तो बिल्कुल ज्यादा होगा 4D से, मगर 4D और 5D का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछ ले भाई रीजन क्या है, रीजन तो बताओ, रीजन तो बताना ही पड़ेगा, तो रीजन में क्या लिखोगे, क्योंकि यहां से लेंथेनॉइड स्टार्ट हो जाता है तो क्या बोलोगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। सेम चीज है, जैसे आप यहाँ पर बात करोगे तो वही पॉजिटिव है, एफ के 14 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव यहाँ पर न्यूक्लियस लगाएगा, और एफ क्या है, शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो मतलब ये कहां पर चल जाएगा, ये एस और पी पे जाके यहां पर चल जाएगा। और यहां पर जाने से क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज से एस और पी को पास खींचेगा, उस पर शील्डिंग इफेक्ट सॉरी उस पर न्यूक्लियर चार्ज लगा रहा है और उसको पास खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी वजह से 4D और 5D की जो साइज है वो एक जैसी हो जाती है। और इसका आप लिख देते हो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F सबशेल। वहां पर तो 3D था, अब यहां पर क्या हो गया, ऑफ 4F सबशेल, याद रखना भाई। और इसको आप एक और नाम से जानते हो जिसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कहीं पर दिख जाए समझ जाना, यही है, शील्डिंग इफेक्ट की ही बात कर रहे हैं कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, बस उसको नाम क्या दे दिया क्योंकि लेंथेनॉइड की वजह से हो रहा है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां से भाई अपन को डी का भी समझ में आ गया कि क्या यहां पर होता है। मान लो अब यहां पर एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, ठीक है, मैंने यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और यहां पर दे दिया, ठीक है, और यहां पर क्या दे दिया, HF, ठीक है। इनमें मैंने पूछ लिया भाई ऑर्डर बताओ, अब बताओ भाई क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या है, 3D का है और ये 4D का है, मतलब यहाँ पर तो साइज सही ऑर्डर फॉलो करेगा और यहाँ पर आकर बराबर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। अब मान लो ऐसा ही मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया आपको, जिसमें मैंने दे दिया यहाँ पर स्कैंडियम दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया बच्चों आपको, ये दे दिया, और यहाँ पर एक और मैंने दे दिया आपको, और मान लो एक्टिनॉइड्स भी दे दिया, लेंथेनम भी दे दिया और एक्टिनम भी दे दिया, ठीक है। अब क्या ऑर्डर होगा भाई, तो आप बोलोगे मैम सही तो है, यहाँ पर भी 3D, इन दोनों को इक्वल बता देंगे। क्या ऐसा करोगे, ऐसा करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा बच्चों। मैंने बोला था जब लेंथेनम और एक्टिनम आ रहे थे तब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था। जब आप 3D की बात कर रहे हो, देख लो भाई, जैसे ही आप 3D की बात कर रहे हो तो 3D में तो आ ही नहीं रहे, यहाँ पर, यहाँ से थोड़ी आएंगे, ये तो इसके बाद आ रहा है, 72 तो इसके बाद आ रहा है, तो इसका मतलब जो 3D आपकी होती है वो इस एक्सेप्शन को फॉलो नहीं करती है। ये वाली पूरी सीरीज क्या होती है, इस एक्सेप्शन को फॉलो नहीं करती है। और यहां पर आप क्लियरली लिख सकते हो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट आफ्टर थर्ड ग्रुप, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स, याद रखना बच्चों क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, स्टार्ट्स आफ्टर थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप के बाद ही स्टार्ट होगा भाई, फोर्थ में जाके लगेगा, तो फिर इसका ऑर्डर तो बिल्कुल आपका जैसा चल रहा था वैसा ही रहेगा। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, साइज यहां पर बढ़ रही है, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से अगर मैं कुछ चीजें पूछ लूं आपसे, जैसे मैंने पूछ लिया लार्जेस्ट केटायन, तो क्या होगा भाई, अगर मैंने पूछ लिया स्मॉलेस्ट केटायन तो क्या होगा भाई, और अगर मैंने यहां पर एक और चीज पूछ ली कि आपसे लार्जेस्ट मोनो एटॉमिक, ध्यान रखना मोनो एटॉमिक की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट मोनो एटॉमिक एनायन की बात कर ली, तो क्या होगा, लार्जेस्ट मोनो एटॉमिक एनायन और लार्जेस्ट सॉरी स्मॉलेस्ट मोनो एटॉमिक एनायन।
ये चारों का आंसर देना है भाई। क्या होना चाहिए भाई, जल्दी से बताओ। मैंने बताया था कि जो लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर साइज जो है आपका वो कम हो रहा है, इसका मतलब एल्केलाई का सबसे ज्यादा है, और डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ रहा है, तो अगर लार्जेस्ट कैटायन की बात कर रहे हैं तो सीजियम हो जाएगा, स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं तो H सबसे ऊपर आता है तो H प्लस हो जाएगा। जब एनायन की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा था बच्चों, साइज कम हो रहा था, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा था, सही है, साइज कम हो रहा था, तो यहां से लार्जेस्ट जब मोनो एटॉमिक एनायन की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका I माइनस, और जब स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो F माइनस। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में कि मैम यहाँ पर ये जो एनायन है वो H माइनस क्यों नहीं आया, यहाँ पर जब अपन बात कर रहे हैं एनायन की तो H माइनस क्यों नहीं आया। H माइनस तो बच्चों होता है आपका वो किसके बराबर होता है, ब्रोमीन के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर 1s2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज समझो, इसका जो पॉजिटिव है उसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की पावर है, और यहाँ पर ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वाला 2 इलेक्ट्रॉन की पावर को झेल रहा है। इसका मतलब इसका जो साइज है वो यहाँ पर रिपल्जन की वजह से बड़ा होता जाएगा, और बड़ा होकर ये किसके बराबर हो जाएगा, Br माइनस के बराबर हो जाएगा। इसीलिए मैंने स्मॉलेस्ट में क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर F माइनस लिखा है। ठीक है, तो ये 4 चीजें याद रखना, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलते हैं भाई अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। आयनाइजेशन एनर्जी को अगर सिंपली समझे तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब यहां से अगर सिंपल से अपन समझे तो अपन इसको बोल सकते हैं रिमूवल हो रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, सॉरी इसको ऐसे बोल सकते हो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बात हो रही है तो पूरा ही लिखते हैं बच्चों, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ, किसके रिमूवल के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के, फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस की बात हो रही है, ध्यान रखना, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जब किसी इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। भूलना मत क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना हो तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी समटाइम्स आल्सो कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलेंगे इसको, आईपी बिल्कुल सही है, ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। वही जो मैंने लिखा है। अब यहाँ पर समझो क्या चीज लिख रखी है उसको समझते हैं। यहाँ पर क्या लिख रखा है बच्चों, मान लो आपने कि सोडियम है, ठीक है, और सोडियम से आपने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया। ठीक है, सोडियम से अगर मान लो आपने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया और Na+ बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सॉलिड था, ठीक है, मान लो मैंने सॉलिड लिया, गैसेस लिया ही नहीं है, और मैं पूछूं क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि मैम हमने पढ़ा है इट इज फॉर गैसियस एटम। मतलब जब तक मैं यहाँ पर गैसियस नहीं लिखूंगी उसको आप आयनाइजेशन एनर्जी में काउंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आयनाइजेशन एनर्जी में काउंट नहीं कर सकते। और अब ये जरूर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है, बिकॉज कौन सा एटम लिया है, गैसियस। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, जब आपने एक इस आइसोलेटेड सोडियम से क्या निकाला है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को अपन क्या बोल देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनिक पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज समझो, मान लो अगर मैं सोडियम से, ये सोडियम है, मान लो मैंने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Na+ बना लिया, फिर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला और मैंने Na+2 बना लिया, और मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला और Na+3 बना लिया। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन को निकालती जा रही हूँ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर यहां से निकाला और फिर यहां से निकाला। तो क्या मैं इसको एक सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकती हूँ कि यहां से आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 2 है और यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी 3 है। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 1, 2, 3 आयनाइजेशन एनर्जी निकली है। अब प्रॉब्लम आती है कि किसकी ज्यादा होगी। मान लो 3 आपने आयनाइजेशन एनर्जी निकाल तो दी, पर फर्स्ट की ज्यादा है, सेकंड की ज्यादा है, थर्ड की ज्यादा है। तो आइए इसको अपन ईपी के रेशो से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, इस वाले केस की बात करें तो। जैसे ही Na+ पे गए तो एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका कम हो गया, मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन रह गया वो 10 था,
क्या था, यहाँ से 10 रह गया। यहाँ पर देखोगे तो रेशो क्या रह जाएगा, 9 रह जाएगा, और यहाँ पर गए तो रेशो 8 और 11 रह गया। अब यहाँ से क्या एक चीज समझ में आ रही है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना है, 11 ही है, बस इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। मतलब अगर प्रोटॉन की पावर बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो आप एक चीज बोल सकते हो कि मैम यहां से यहां जाने में Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा होगा। क्या बढ़ रहा होगा, Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा होगा। मैंने बताया था Z इफेक्टिव जो बच्चों, यहाँ पर मैं फिर भी लिख देती हूँ नोट में यहाँ पर अपन डाल के लिख लेते हैं। जो Z इफेक्टिव होता है बच्चों आपका, वो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। ये बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, बस वही चीज है। पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन जैसे बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, मतलब Z इफेक्टिव बढ़ रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो Z इफेक्टिव है अगर वो ऐसे जाने पे बढ़ रहा है, मतलब थर्ड का ज्यादा होगा, फिर Z इफेक्टिव आपका सेकंड का आयनाइजेशन एनर्जी का ज्यादा होगा, और फिर Z इफेक्टिव फर्स्ट का सबसे लीस्ट हो जाएगा। और जो बच्चों ऑर्डर होता है वो Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे तो किसकी ज्यादा हो जाएगी बच्चों, थर्ड की यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, थर्ड की ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसके लिए मैं आपको एक और चीज लिखा सकती हूँ यहाँ पर कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, n-1 की, और जो आयनाइजेशन एनर्जी है यहाँ पर n की, तो जो n-1 है इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हो, मान लो ये थर्ड है और ये सेकंड है, थर्ड -1 मतलब सेकंड ही हो गया, तो इसका मतलब जो n-1 है उसकी हमेशा कम होगी और आयनाइजेशन एनर्जी की ज्यादा होगी। तो ये चीज याद रखोगे तो वैसे ही याद रखिएगा कि थर्ड की ज्यादा होती है, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। क्यों, क्योंकि उसमें Z इफेक्टिव बढ़ जाता है। जैसे मान लो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आपने क्या करा, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाला, है ना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को निकाला। एक इलेक्ट्रॉन को निकालते ही यहाँ पर ये क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। अब मान लो आपको दोबारा इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव का मतलब है ये न्यूक्लियस की ओर पास में है। शेल क्या है, इस तरीके से अरेंज है, तो एक ये है, एक ये है। न्यूक्लियस के पास कौन सी है, ये वाली। अब जैसे ही आप इस पे जाओगे, ये न्यूक्लियस के पास हो गई, तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वही तो चीज बोल रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ रहा है थर्ड प्रोसेस का, क्योंकि उसमें जैसे आप जाओगे तो वो न्यूक्लियस की ओर पास होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे एक एक सबशेल हटती जा रही है, और बिल्कुल पास वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि उसका शील्डिंग इफेक्ट और पावर बहुत ज्यादा होगी पॉजिटिव चार्ज की, तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो बस ये इतनी सी बात ही समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज अपन समझ लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। तो अपन सिंपली देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले बच्चों होता है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब कि Z, अगर Z बढ़ाओगे मतलब आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस की पावर को बढ़ा रहे हो। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है बच्चों, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बढ़ा रहे हो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बन रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही अपन ने यहाँ पर सेकंड समझा, सेकंड में क्या हो रहा है, साइज। अब मान लो आप साइज को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। साइज कम करोगे तो वही चीज जो मैंने भी यहाँ पर समझाई थी, साइज कम करने से क्या होगा, साइज जैसे ही कम हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की ओर पास आ गया। न्यूक्लियस की ओर पास हो गया तो क्या होगा, उसका अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा होगा, और जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाएगा। मान लो आप इसको ऐसे समझो कि एक शेर है, ठीक है, और शेर के पास में यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, ठीक है, एक कुछ यहाँ पर है, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद है, और आपको उन लोगों को बचाना है। तो किसको बचाओगे, जो सबसे लास्ट में, उसको आप बहुत इजीली बचा पाओगे, ताकि जो शेर है, क्योंकि उसका ध्यान क्या होगा, सबसे पहले पे होगा, तो पहले वाले को तो आप, जो लास्ट वाला है इसको तो बहुत इजीली बचा पाओगे। फिर सेकंड लास्ट को भी मान लो आपने बचा लिया कुछ ना कुछ करके, थर्ड लास्ट को भी बचा लिया, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आएगी, जो शेर के बहुत पास में है उनको बचाने में, क्योंकि आपको भी खतरा है। सेम ही चीज है यहाँ पर, जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन जो पास वाले S है, P है, इन पे बहुत ज्यादा होगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल होगा अगर अपन D और F के कंपैरिजन में बात करें। अब जैसे
से साइज ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, तो अगर साइज कम करोगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, साइज कम है मतलब इलेक्ट्रॉन के वो न्यूक्लियस के बहुत पास में होगा वो, और न्यूक्लियस के पास है तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, और ज्यादा चाहिए तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर आप साइज बढ़ा रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये ऑर्डर को याद रखना, साइज बढ़ाने पे क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है। जेड इफेक्टिव की बात हो रही है, अभी मैंने बताया जेड इफेक्टिव क्या होता है। जेड इफेक्टिव आपका होता है पॉजिटिव चार्ज अपॉन नेगेटिव चार्ज। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। ध्यान रखना यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। और अगर मैं एक चीज पूछूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे भी तो जेड इफेक्टिव ही बढ़ रहा है। तो अगर इसकी अगर ट्रेंड देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो हेंस यू कैन से आयनाइजेशन एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चीज है अपनी शील्डिंग इफेक्ट। अभी समझा था शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। मान लो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके पास इधर एक इलेक्ट्रॉन है, इधर एक शेल है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को, जो ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, जिस तरीके से न्यूक्लियस की पावर से शील्ड करता है उसी को शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब जो ये आउटर शेल है इस पे अट्रैक्शन कम है ना। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, अगर इसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है मतलब ये आउटर शेल पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूक्लियस की जो पावर है उसको नहीं पहुंचने दे रहा है और नहीं पहुंचने देगा, तो इसका क्लियरली मतलब है कि यहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो कम है। और अट्रैक्शन कम है इसका मतलब न्यूक्लियस यहाँ पर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर ज्यादा पावर होल्ड नहीं करता, और नहीं करता तो उसको रिमूव करना भी ईजी हो जाएगा। वही शेर वाली बात आ रही है कि जब शेर के, मान लो यहाँ पर गोला है जहां तक शेर मूव कर सकता है, वो बंधा हुआ है, वो वहां पर मूव ही नहीं कर सकता, तो वहां से तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। अब यहाँ पर यही हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा है कि जो न्यूक्लियस की पावर है वो वहां पर पहुंच ही नहीं पा रही, और न्यूक्लियस की पावर अगर इस इलेक्ट्रॉन पे लेस पहुंच रही है तो इसका मतलब अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियस का, और अट्रैक्शन कम है इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, इजीली बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा रहे हो तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाने से क्या हो जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है, और अट्रैक्शन कम होगा तो क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन विल बी इजीली रिमूव्ड। इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो गया मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कैसी रिक्वायर्ड है, कम रिक्वायर्ड है, और कम रिक्वायर्ड है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, मतलब यहाँ पर वही, यहाँ पर न्यूक्लियस की ही बात हो रही है। एंड एस इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट्स नियरर टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के पास होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा पेनिट्रेट होगा। एस होगा, फिर पी होगा, फिर डी होगा, फिर एफ होगा, इसका ऐसे ही होता है एस पी डी एफ। इसका मतलब अगर मैं कहीं से इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल से निकाल रही हूँ और कहीं पर इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल से निकाल रही हूँ तो कहाँ से मुश्किल होगा, क्योंकि एस न्यूक्लियस के ज्यादा पास में है तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लो आपने बेरिलियम ले लिया, बोरोन ले लिया, कॉन्फिगरेशन क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, मतलब कि इसकी हो जाएगी 1s2 2s2। ठीक है, यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या होगी, यहां पर होगी 1s2 2s2 2p1। मतलब यहां पर तो मैं जो इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूं वो किससे निकाल रही हूं, p से निकालूंगी। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है p से निकालूंगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन किससे निकालना है, s से निकालना है। अभी देखा पेनिट्रेशन किसका ज्यादा है, s का ज्यादा है, मतलब s से, वो भी जो फुल्ली फुल्ड है, मतलब फील्ड कैसी है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है मतलब इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो ज्यादा लगेगी, तो इसका मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पर p इलेक्ट्रॉन है तो वो भी एक में ही है, तो फिर उसको निकालना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो पेनिट्रेशन पावर की जब बात होगी तो क्या बोलेंगे अपन, जैसे जैसे आप पेनिट्रेशन इफेक्ट को बढ़ाओगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी बढ़ती जाएगी। ये चीज ध्यान रखना भाई, जैसे जैसे पेनिट्रेशन कैसे बढ़ेगा, एस में ज्यादा है तो मान लो एस का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फिर वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी।
ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की, और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की। इसको समझ लेते हैं भाई, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आप मान लो यहाँ पर मैंने लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लो यहाँ पर एक लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल में मान लो अपन बात करते हैं एक तरफ नाइट्रोजन की और एक तरफ बात करते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं भाई, इसका है 1:2, 2:2, 2p3, यही होता है। 7 ही एटॉमिक नंबर होता है, इसका 8 होता है, इसका मतलब 1:2, 2:2 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2p4, यही होगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां तक। अब देखो यहाँ पर समझो तो यहाँ पर जो p इलेक्ट्रॉन है, लास्ट p ऑर्बिटल की बात करें तो p में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, हाफ फिल्ड है, कैसा है, हाफ फिल्ड है। और अगर यहाँ पर बात करोगे तो p इलेक्ट्रॉन कैसा है, यहाँ पर देखोगे तो पार्शियली फिल्ड है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये वाला भी लग जाएगा, पेयरिंग वाला भी। तो यहाँ पर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन is more stable than partially filled configuration। जो partially filled की अगर बात हो रही है तो वहां से हाफ फिल्ड को ज्यादा यहाँ पर क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। क्यों दी जा रही है भाई, यहाँ पर देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन होगा, रिपल्जन होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्जन होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस की पावर भी कम होगी और इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। यहाँ पर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कोई रिपल्जन नहीं लग रहा, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है। और जब अपन N और O में बात करेंगे तो नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज इसके पास क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर पीरियोडिक ट्रेंड्स की। पीरियोडिक ट्रेंड्स फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे जब ग्रुप में, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाएंगे जब पीरियड में, ठीक है, तो क्या इफेक्ट आएगा। और अगर अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। तो बच्चों जब भी अपन लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पर जाने पे क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अभी मैंने बताया था जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आयनाइजेशन एनर्जी के। डाउन द ग्रुप जाओगे तो मैंने पिछले वाले में बताया था जब एटॉमिक रेडियस की बात कर रही थी कि साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो साइज है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आइए अब इसको समझते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर अगर अपन इन पीरियड की बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो क्या किस तरीके का ट्रेंड अपन को देखने को मिल के रहा है, ठीक है। तो मान लो लेफ्ट टू राइट में अपन बात कर रहे हैं, ये आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पर नियोन। नियोन तो हालांकि इतना फुलफिल्ड इनर्ट बिल्कुल एकदम अपने टॉप पे बैठा हुआ है, तो टॉप पे तो इसका तो बहुत ज्यादा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी के अगर ऑर्डर की बात करें, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है तो जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रहा है, मतलब ऐसा होना चाहिए था। ये अपन ने एक्सपेक्ट करके चले थे कि भाई ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। जब रियलिटी देखी तो मैंने अभी 2-3 चीजें तो आपको बता दी कि नाइट्रोजन का ज्यादा था, एक मैंने बता दिया कि बेरिलियम का यहाँ पर ज्यादा होगा, ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि इसमें क्या था, बेरिलियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन था वो 2s2 में था और यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो 2p1 में था। फिर इसमें बात करी तो इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन थी जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया था। तो अगर अपन इन सब चीजों को एक्सेप्शन को लेकर चले तो एक्सेप्शन एक तो बेरिलियम में है, एक नाइट्रोजन वाले केस में है, तो जो रियलिटी में ऑर्डर आएगा वो क्या निकल के आएगा बच्चों, रियलिटी वाला ऑर्डर हो जाएगा लिथियम, फिर आ जाएगा बोरोन, फिर आ जाएगा बेरिलियम, फिर आ जाएगा आपका कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इधर आ जाएगा, फिर फ्लोरीन और नियोन का तो बहुत ही ज्यादा होगा, बीइंग अ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होती है, स्टेबल होती है।
ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑर्डर आएगा, जो अपन सोच रहे थे वैसा नहीं आया और ये निकल कर आया। और क्या रीजन है? रीजन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। यहां पर मैंने बताया था कि यहां से इलेक्ट्रॉन 2s से निकल रहा है, तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर 2p से निकलेगा तो शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है भाई? या पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात कर दो, एस का ज्यादा है। अगर एस का पेनिट्रेशन ज्यादा है न्यूक्लियस पे, तो इसका मतलब ये यहाँ पर एस के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा टाइटली हेल्ड करेगा। यहाँ पर क्या आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली, ठीक है। और इसका मतलब वो अपन अगर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट to remove electron, hence it is difficult to remove electron। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो अपना न्यूक्लियस है उसने बहुत ज्यादा टाइटली इलेक्ट्रॉन को हेल्ड कर रखा है, हेंस यहाँ पर इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ? ज्यादा आ गया। नाइट्रोजन के केस में अपन ने देख लिया था, क्या था? कॉन्फ़िगरेशन जो थी यहाँ पर क्या थी बच्चों? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन थी, और हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड क्या है? मोर स्टेबल। क्यों है ये भी मैंने बता दी, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्जन होता है, जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। क्या बोल सकते हो इसको? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन जो होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, वो क्या होता है? इस वाले केस में कम होता है, और इस वाले केस में कम होने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ पर क्या होता है? ज्यादा मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज्यादा होगा तो क्या हो? अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें नियोन के केस में, तो नियोन तो यार लेफ्ट टू राइट जाने पे वैसे भी इंक्रीज हो रहा है, और नियोन बीइंग एन इनर्ट गैस क्या होगा? इसका यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है? फुल फिल्ड है। फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने का मतलब क्या है? यहां से भी इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, हेंस इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। ये तो बात हुई जब अपन फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हैं। अगर अपन बाकी पीरियड्स का देखें तो मान लो ये तो बात हुई फर्स्ट पीरियड की, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में अपन ने देख लिया जो ऑर्डर निकल के आया है अपना, क्या आया है ऑर्डर निकल के बच्चों? लिथियम, फिर यहाँ पर आया है बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। ये तो आया है किसके लिए? अपना, अगर अपन सॉरी सेकंड पीरियड की बात करें, फर्स्ट नहीं, क्या बोलेंगे इसको? सेकंड पीरियड, ठीक है। वैसे ही अगर अपन मैं यहाँ पर थर्ड की बात करूं और फोर्थ की बात करूं तो क्या ऑर्डर सेम रहेगा? तो बिल्कुल सही है, 3 तक जो ऑर्डर है आपका वो सिमिलर ही रहता है। मतलब अगर यहाँ पर बात करूं तो क्या होगा, ठीक है, और यहां पर बात करूं तो फिर वैसे ही बेरिलियम के केस में भी होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फास्फोरस, आर्सेनिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ पर तो अपन को पता है नीना, हीना और करीना, यही होता है। तो इस तरीके से 3 तक ऑर्डर जो है आपका वो ऑर्डर बिल्कुल ऐसा ही चलेगा। और यहाँ पर अपन को पता है ये इनका एक्सेप्शन बिहेवियर शो करने का रीजन क्या है भाई? अगर मैं इस बारे में बात करूं कि इनका एक्सेप्शन बिहेवियर क्यों शो हो रहा है, तो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो s इलेक्ट्रॉन है उसका ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, मोर पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये कब तक लग रहा है भाई? 3 सीरीज तक तो लग रहा है, 1 2 3। फिर जैसे ही नाइट्रोजन के एक्सेप्शन बिहेवियर की बात हुई तो समझ में आ गया यहाँ पर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज डोमिनेटिंग ओवर पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ तो भाई इतना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये तो क्या है? स्टेबल स्टेट में है, इनसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब बात करते हैं मैम, यहां तक तो ऐसा हो गया, इसके बाद क्या होगा? तो अगर मैं जा रही हूं मान लो 5th पीरियड में, तो 5th पीरियड का क्या कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए? तो बच्चों यहां से देखोगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो एज इट इज आएगा जैसे आना चाहिए था, मतलब जैसे अपन एक्सपेक्टेड लेके चल रहे थे ना, वही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका, और फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा।
इस तरीके से कुछ ऑर्डर, मतलब जो जनरल ऑर्डर था आपका, जब मैं बात कर रही थी कि अगर अपन एक्सपेक्टेड की बात करें तो वही सेम आपका जो 5th पीरियड पे है वो जाके लग जाएगा। मतलब सिर्फ 3 सीरीज तक ही ये अपने इफेक्ट को बना के रखेगा। 3 सीरीज तक क्या होगा, इट विल बी सेम, 3 तक ही सेम होगा। उसके बाद जाके जो जनरल ऑर्डर है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आपका यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ता है, वही ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई पीरियड की बात। अगर ग्रुप की बात करें तो क्या ऑर्डर होना चाहिए, तो आइए ग्रुप में भी देख लेते हैं भाई। जब इन ग्रुप की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी की, तो क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में वही बेटा आपका आएगा यहाँ पर फर्स्ट है, सेकंड है, क्या बोलते हैं इसको, है लीना की रब से फरियाद, अब तो याद हो जाना चाहिए यार। और यहाँ पर आएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वो क्या होना चाहिए था भाई कि लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होना था, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा था। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब लिथियम का ज्यादा होना चाहिए था, फिर आपका पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का, और फिर आपका इसका। ठीक है, वैसे ही सेम ऑर्डर इस केस में भी फॉलो होना चाहिए था। ठीक है, ये था भाई अपना एक्सपेक्टेड ऑर्डर। अब एक्सपेक्टेशन से केमिस्ट्री में नहीं चल सकते, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के लिए केमिस्ट्री होती ही नहीं है। यहाँ पर जो आपके ये दोनों हैं, ये दोनों बोलते हैं हम तो एक्सेप्शंस बताएंगे। हम है केमिस्ट्री के अंदर और केमिस्ट्री में बिना एक्सेप्शन के काम नहीं चलता, तो भाई हम तो यहाँ पर एक्सेप्शंस बताएंगे। और यहाँ पर बच्चों ये जो होते हैं आपके, ये क्या करते हैं, एक्सेप्शन बिहेवियर शो करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, तो भाई यहाँ पर देख लो, जब भी अपन यहाँ पर बात करेंगे फ्रॉन्शियन की, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें 4f सबशेल्स आ जाएंगे। और वही चीज जो अपन ने वहां पर डिस्कस करी थी कि जब भी 4f सबशेल्स आ जाएंगी तो क्या होगा, मान लो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर 4f है, यहाँ पर d है, और यहाँ पर इसका 7s होता है, 5d 7s। ठीक है, तो 4f क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, पूवर शील्ड करेगा और 7s तक चल जाएंगे। और 7s तक जाने का मतलब है कि जो 7s वाला ग्रुप है उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे अट्रैक्शन लग रहा है तो वो पास आना चाहेगा। ये न्यूक्लियस है, मान लो ये 7s है, इसने जैसे ही 14 इलेक्ट्रॉन लगाया 4f नहीं रोक पाया, यहां तक चला गया और ये क्या करेगा, साइज में डिक्रीज हो जाएगा। और साइज में डिक्रीज होने की वजह से जो इसका, ये तो था एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो अगर इसके रियलिटी की बात करेंगे कि रियलिटी में ऑर्डर क्या होगा, तो रियलिटी के ऑर्डर चेंज हो जाएगा फॉर एस ब्लॉक। और क्या ऑर्डर आएगा भाई निकल के, ऑर्डर आएगा आपका यहां पर सीजियम आपका बिल्कुल लास्ट में चल जाएगा। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, वही जो बार बार लिख रहे थे 4f सबशेल, ये 4f सबशेल और 3d सबशेल का जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है ये सबको लेके डूब रहा है भाई। और फिर यहाँ पर बच्चों वही सेम चीज क्या होगी आपकी सेकंड ए में भी हो जाएगी भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए का ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और ऑर्डर यहाँ पर निकल कर आएगा ये। और ये जो यहाँ पर दोनों एक्सेप्शन बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो इन दोनों के एक्सेप्शन बिहेवियर का रीजन सेम ही है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, वही क्या हो जाएगा, 4f सबशेल। ये 4f सबशेल क्या कर रही है, सबको लेके डूब रही है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा रही है, जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है तो जो s वाला इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट में वो न्यूक्लियस पे क्या आ जाएगा, पास आता रहेगा। और पास आने की वजह से जो आपका रियलिटी में ऑर्डर निकल कर आएगा बच्चों, वो ये ऑर्डर रहेगा। तो बच्चों अब बात करते हैं अपन यहाँ पर पी ब्लॉक के बारे में। भाई एस ब्लॉक का तो ट्रेंड देख लिया, पी ब्लॉक में यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है इसको भी देख लेते हैं। तो भाई पी ब्लॉक में सबसे पहले तो अपन ने देखा था एटॉमिक रेडियस में तो एक ही ग्रुप छा रखा था, वो था आपका 13th ग्रुप, बैंगन
आलू, गाजर इन थैला। अब क्या यहाँ पर भी अपने इफेक्ट को दिखाएगा या फिर फीका पड़ जाएगा? तो भाई आइए चेक कर लेते हैं। अगर एक्सपेक्टेड ऑर्डर की बात करें तो वो आना चाहिए था भाई, एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए था यहाँ पर? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसे ही आना चाहिए था भाई, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है आपका? कम हो रहा है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर है वो एक्सपेक्टेड ये आना चाहिए था। पर क्या ऑर्डर ये आता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं आता। ऑर्डर जो निकल कर आता है रियलिटी में, जो ऑर्डर आता है वो आता है बच्चों, इसको आप ऐसे समझ सकते हो एक्सपेन टाइप। जैसे यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? इसकी ट्रिक भी बनाती हूं मैं। ट्रिक क्या होती है बच्चों? एक्समैन। देखो एक्स बन रहा है ना, यहाँ पर चेक करना, अभी देखो चेक करना, यहाँ पर ये बन रहा है एक्स, यहाँ पर देखो ये बन रहा है एक्स, इसीलिए बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? एक्समैन। एक्समैन क्यों बन रहा है भाई? यहाँ पर देखो, देख लो भाई, ऑर्डर में यहाँ पर एक्समैन बन रहा है, मतलब जो रियलिटी में ऑर्डर निकल कर आ रहा है वो क्या है? पहले बोरोन, फिर ये है थेलियम, फिर है गैलियम, फिर क्या है आपका? एल्यूमिनियम, और फिर है इंडियम। इंडियम का यहां से देखोगे इन दोनों में तो क्या ऑर्डर हो रहा है भाई? साइज का ही ऑर्डर लग रहा है। इसकी जो साइज है वो ज्यादा है, और साइज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये बात मैं समझा चुकी हूं। साइज ज्यादा होता है तो क्या होता है? आयनाइजेशन, साइज ज्यादा होता है तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। तो ये चीज अपन को समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज देखो भाई, इन दोनों में क्या ऐसा इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से ये ऑर्डर पूरा एक्समैन बन चुका है? तो थेलियम में तो बच्चों आ जाता है आपका 4f सबशेल, और 4f सबशेल क्या करेगा? बोलेगा मैं तो अपनी पूवर शील्डिंग इफेक्ट का जो जलवा है वही यहाँ पर दिखाऊंगा और पूवर शील्डिंग इफेक्ट लगाएगा। और वैसे ही जो गैलियम है उसमें होता है 3d सबशेल, तो ये क्या करेगा? अपने 3d सबशेल का जो पूवर शील्डिंग इफेक्ट है वो लगा देगा। अब आपकी मन में जो बात आ रही है वो ये है कि मैम थेलियम को क्यों आगे रखा? क्योंकि मैंने बच्चों जब शील्डिंग इफेक्ट की बात करी थी तो एक बात समझाई थी कि शील्डिंग इफेक्ट में किसका होता है? एस, पी, डी, और एफ का सबसे कमजोर शील्डिंग इफेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर एफ का जो सबशेल है उसकी साइज और ज्यादा छोटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो किसका कम हो जाएगा? एफ वाले का। इसलिए एफ वाले को पहले लिखा है और फिर आपका 3d वाले को लिखा है। तो ये ऑर्डर समझना भाई, एफ वाला पहले क्यों आया है और फिर 3d वाला क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर 4f सबशेल का बहुत ज्यादा कम शील्डिंग इफेक्ट होता है। अब बात होती है बाकी के ग्रुप्स में क्या होता है। अगर मैं बात करूं 14th ग्रुप की, ठीक है, करिश्मा, शिल्पा गाएंगी संग प्रभुदेवा। और मैं अगर बात करूं 15th ग्रुप की, जिसमें आता है आपका नाइट्रोजन, नानी, पापा, आशु सब बीमार। इन दोनों में क्या इफेक्ट होता है भाई? इनका भी बता दो। तो यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पर जैसे आओगे 14th ग्रुप में तो 2p2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आते ही क्या होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। क्या बोलते हैं इसे? यहां से भाई इसको हटाई देते हैं, क्या बोलते हैं? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन का मतलब है कि जो आपका अट्रैक्शन है वो कम लग पाएगा। मतलब यहाँ पर जो इफेक्ट है वो सिर्फ एडजेसेंट पे ही शो होगा, ओनली एडजेसेंट तक ही शो होगा। और एडजेसेंट तक शो होगा मतलब क्या होगा? अगर मैं ऑर्डर लिखूं यहाँ से तो ऑर्डर आएगा बच्चों कार्बन, सिलिकॉन, फिर आपका गैलियम, ठीक है, फिर आएगा आपका पीबी, और फिर लास्ट में आ जाएगा एसएन। और पीबी के यहाँ आने का रीजन क्या है भाई? पीबी आगे तक क्यों आ पाया? ड्यू टू पूवर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, हर जगह एक ही चीज लग रही है क्या? बिल्कुल एक ही चीज लग रही है, ड्यू टू पूवर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सबशेल। 4f सबशेल का पूवर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, मगर क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये सिर्फ एक एडजेसेंट पोजिशन तक ही शो कर पा रहा है। अब बात करते हैं भाई बाकी के ग्रुप का क्या हो रहा है। अगर मैं 15th ग्रुप की बात करूं तो क्या हो रहा है उसमें? नानी, 15 ग्रुप में कौन आता है भाई? आपका आता है नाइट्रोजन, नानी, पापा, आशु सब बीमार। तो यहां पर जो ऑर्डर होता है वही रहता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। मतलब जो जनरल ऑर्डर फॉलो हो रहा था वही होता है 15 एंड इसके आगे वालों में, ठीक है, 15th एंड सो ऑन के बाद में आप लिख दोगे सेम जनरल ऑर्डर
जो ऑर्डर होना चाहिए था वही ऑर्डर होता है भाई। यहाँ पर बस एक्सेप्शन आ जाता है, 14th ग्रुप में आता है एक्सेप्शन इसका कि ये यहाँ पर आगे चल जाता है। और अगर अपन बात करें 13th ग्रुप तो वो तो एक्सेप्शन से ही भरा हुआ है, वहां तो भाई एक्समैन बन जाता है। ये क्या बन जाता है आपका? एक्समैन बन जाता है। और एक्समैन का मतलब है जो ऑर्डर है वो पूरा चेंज होकर ये आ जाता है। तो ये जो है यही आपका ओरिजिनल ऑर्डर है। और बच्चों इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि देखो ऑर्डर कितना अजीब सा आ रहा है, बच्चे याद ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्समैन याद रखो, बस 2 एक्स बना देना, इधर एक्स इधर एक्स, एक्स बन गए। और एक्समैन से ही याद रखना है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इस तरीके से कुछ जाएगा। तो या तो वो आपको ये वाला दे देगा सिंपल, या फिर वो आपको ये देगा। तो ध्यान रखना, एक्समैन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा भी ऑर्डर याद होना चाहिए। डायरेक्ट ये याद कर लोगे तब भी इसमें गलती कर सकते हो, इसलिए दोनों ऑर्डर को याद करके जाना। ठीक है भाई, याद करना क्या है समझ लिया है अपन ने, तो याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पी ब्लॉक तो अपना भाई यहाँ पर हो चुका है। आइए बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक को कैसे छोड़े भाई, डी ब्लॉक भी करना पड़ेगा। और डी ब्लॉक में अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, चलो बात कर लेते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिर सेकेंड, और फिर किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। तो यहाँ पर देखो वही साइंस टीचर डैश 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 करके मैं क्या डायरेक्टली Zn लिख दूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉपर भी लिख देती हूँ यहाँ पर, कॉपर Zn। यहाँ पर देखो भाई, ठीक है, यहाँ पर क्या लाएगा, कैडमियम आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर Hg आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो Ag, यहाँ पर लिख सकते हैं Au। तो भाई यहाँ पर क्या करना है, सेम ही चीज है। डाउन द ग्रुप जाने पे अपन को पता है आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड था अपना, एक्सपेक्टेड क्या था भाई, क्या आना चाहिए, 3D आना चाहिए। फिर आपका क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब 4D आना चाहिए और फिर 5D आना चाहिए था। दिस वाज आवर एक्सपेक्टेड ऑर्डर। पर क्या केमिस्ट्री एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चलती है? नहीं भाई, केमिस्ट्री से अपना रिलेशन ऐसा रखना कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, ठीक है। रियलिटी में क्या होगा, 3D का तो ज्यादा ही होगा, पर यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 4D और 5D का यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। और इसका रीजन क्या होगा भाई, रीजन अगर देखोगे तो रीजन यहाँ पर एक ही मिल जाएगा, वही ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 4f सबशेल। 4f सबशेल ये सबको लेके डूब रहा है भाई। देख लो एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का राज देख लो भाई। एस ब्लॉक भले ही आपने क्या करा, उसको पीरियोडिक टेबल में लास्ट में प्लेस कर दिया, मगर उसने भी अपनी खुन्नस बहुत अच्छे से निकाली, सबको साथ में ले डूबी और यहाँ पर कोज कर दिया व्हाट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग चुका है भाई। और यहाँ पर इसी वजह से जो ऑर्डर है ये आ गया। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में मैंने दे दिया CuAgAu, ठीक है। मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन में दे दिया मैंने यहाँ पर आपको जिंक कैडमियम मरकरी। क्या करोगे भाई, क्या आना चाहिए ऑर्डर? तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर अभी देखा है क्या है, 5D क्या क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, फिर 3D का और फिर 4D का। मतलब जो ऑर्डर निकल कर आएगा क्या आना चाहिए भाई, ऑर्डर में जो आपका ये जो है यहाँ पर अगर इसकी बात करें, ये 3D से है, ये 4D से है, ये 5D से है, तो AU का सबसे ज्यादा आ जाएगा। क्यों ज्यादा आएगा भाई, रीजन बताने की जरूरत है क्या, वही यार बार बार लिख रहे हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लिख देते हैं। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ले डूब गया और ले डूबने की वजह से जो ऑर्डर आया क्या आया भाई, AU आ गया, फिर आपका CU आ जाएगा और लास्ट में आपका 4D रहेगा AG। ऐसा ही सेम यहाँ पर होगा, Hg पहले आ जाएगा, फिर जिंक और फिर आपका कैडमियम। तो भाई ध्यान रखना, जब भी डी ब्लॉक के अंदर आपको आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है तो 5D की ज्यादा रखना, फिर 3D की और फिर 4D की, ठीक है। तो बच्चों अब अपन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियाई के, ठीक है भाई। क्या क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ द एटम हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई। कौन से यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम है जिनकी नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई है। और मैंने ये बात सिर्फ आपको बताई थी डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में आपके 3 ऐसे ग्रुप थे जहां पर क्या हो रहा था, एटॉमिक रेडियाई बिल्कुल नियरली सेम आ रही थी। क्यों आ रही थी भाई, क्योंकि जो Z इफेक्टिव था
वो क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था शील्डिंग इफेक्ट के। मतलब यहां से अगर यहाँ पर दिख गया भाई, क्लियरली दिख गया, सेम एज इट इज लिख रखा है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। और क्या क्या दे रखे हैं भाई, एक तो दे रखा है सोडियम, एक दे रखा है पोटेशियम, एक दे रखा है मैग्नीशियम, और एक दे रखा है रुबिडियम। ठीक है, तो इसको मैं अगर यहाँ पर सीरीज, जब भी बच्चों कोई भी पीरियोडिक की टेबल के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हमेशा जो भी अरेंज कर रखा है उसको जैसे पीरियोडिक टेबल में वो अरेंज है वैसे लिख दो। जैसे अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो उसमें आता है ये हेलिना की रब से, ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही। और फिर यहाँ पर सेकंड एक की जब बात करते हैं तो आता है बेटा मांगे, जो कि अपन को यहाँ पर mg दे रखा है। ठीक है, तो अगर अपन से पूछ रहा है यहाँ पर कि एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर बताओ, तो एटॉमिक रेडियाई के ऑर्डर से अपन को पता है कि एल्कली मेटल का मैंने बताया था हाईएस्ट होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में अगर बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो साइज है वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, साइज तो कम हो रहा था। और अगर ग्रुप में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा था, साइज बढ़ रहा था, यहाँ पर बढ़ रहा था, यहाँ कम हो रहा था। इसका मतलब एक चीज अपन को क्लियरली समझ में आ रही कि एल्कली मेटल जो है वो तो यहाँ पर सबसे आगे होंगे, और आगे में भी सीजियम का सबसे ज्यादा मानते हैं, तो यहाँ रुबिडियम उसके जस्ट ऊपर ही आता है, तो रुबिडियम सबसे पहले आ जाएगा, फिर आपका पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, और फिर लास्ट में मैग्नीशियम आएगा। मतलब जो ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए। और इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रखा है, मतलब यहाँ पर अगर अपन देखें तो ऐसा ऑर्डर देखना जिसमें रुबिडियम सबसे पहले, भाई 3 में रुबिडियम सबसे पहले। ठीक है, रुबिडियम के बाद में पोटेशियम आना चाहिए, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। तो यहाँ से भी आंसर क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। भाई देख लो, अगर यहाँ पर आपने अच्छे से पढ़ लिया है सारा लेक्चर तो कितने इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, Which of the following iron has the largest size? ये तो इवन पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने 4 पॉइंट्स लिखाए थे। लार्जेस्ट साइज किसकी होती है, स्मॉलेस्ट साइज किसकी होती है, लार्जेस्ट मोनोएटॉमिक अनायन कौन है और स्मॉलेस्ट मोनोएटॉमिक अनायन कौन है, जिसमें से सीजियम के लिए मैंने बताया था आपको क्या होता है, लार्जेस्ट साइज होती है, लार्जेस्ट साइज कैटायन बोल सकते हो इसको। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर F माइनस भी दे रखा है तो F माइनस क्या होता है बच्चों, आपका स्मॉलेस्ट मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक की बात हो रही है भाई, स्मॉलेस्ट मोनोएटॉमिक अनायन है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्या है, करेक्ट, अब आयनाइजेशन एनर्जी से आने लग गए भाई क्वेश्चन। करेक्ट आयनाइजेशन ऑर्डर बताना है अपन ने देखा था जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो जो अपना ऑर्डर निकल कर आया था वो था लिथियम, बोरॉन, फिर आया था बेरिलियम, फिर था कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। यही कुछ ऑर्डर आया था। थोड़े दिन में बच्चों आपको भी याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार अगर किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे तो याद होना ही है। बस याद रखना है कि एक तो इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, और नियोन से तो सबसे ज्यादा ही होता है, तो नियोन को तो लास्ट में ही रखना है। मतलब अगर यहाँ से अपन से पूछा गया है कि ऑर्डर क्या है यहाँ पर सही, तो यहाँ पर ऑर्डर में अपन को सिर्फ ये देखना है कि जो लिथियम है उसके बाद बोरोन आए, फिर बेरिलियम आए, फिर कार्बन आए, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन आए, फ्लोरीन आए, बिल्कुल सही है। बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियोन, बिल्कुल सही। तीनों के तीनों ऑर्डर बिल्कुल सही हैं। तो तीनों ऑप्शन जिसमें आ रहे हैं कौन सा हो जाएगा बच्चों, आंसर आपका डी हो जाएगा। देखा भाई, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। आयनाइजेशन एनर्जी अभी जस्ट निकाली है, क्या था बच्चों, पहले बोरोन, लिथियम, बेरिलियम की जगह बोरोन आ जाएगा। फिर बार बार ऑर्डर को लिख रही हूँ, देखो कितना जरूरी ऑर्डर है। बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर आ जाएगा फ्लोरीन और नियोन। मतलब ऑर्डर के हिसाब से अगर यहाँ पर किसकी बात करी गई है, बेरिलियम की और बोरोन की और कार्बन की और नाइट्रोजन की, तो बोरोन का पहले आना चाहिए, फिर बेरिलियम। ये आ गया ऑप्शन बी में क्लियरली दिख रहा है भाई, तो आंसर यहां से हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड इज शोन बाय। बार बार बता रही हूं इसका भाई, यहाँ पर जो आपके इनर्ट गैसेस होते हैं इनका बहुत हाई होता है। बीइंग अ नॉन रिएक्टिव गैस, यहाँ से इतनी ज्यादा स्टेबल है, इतना फुलफिल्ड इनका कॉन्फ़िगरेशन है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जब भी नोबल गैस दिख जाए तो आंसर क्लियरली क्या हो जाएगा, बी। क्यों हुआ है भाई, हैविंग
फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर हाफ फिल्ड को आप स्टेबल मान रहे हो तो फुलफिल्ड तो कितनी स्टेबल होगी सोच के देख लो। तो इनकी तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और वो क्या करेगी, इनको स्टेबिलिटी दे देगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना और मुश्किल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द आयनाइजेशन पोटेंशियल। इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं अफेक्ट करता है? भाई एटॉमिक साइज तो अफेक्ट कर रहा था, मैंने बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर नहीं कर रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है आपका? Z इफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था आयनाइजेशन एनर्जी के, तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अगर बात करें शील्डिंग इफेक्ट की तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी के। तो यहां से अगर देखो तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बॉन्ड ऑर्डर पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा था, मतलब आंसर यहां से क्लियरली हो जाएगा बी। तो बच्चों यहीं पर जो अपन ने आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस है वो पूरा पढ़ लिया है। अभी अपना आयनाइजेशन एनर्जी में एक छोटा सा टॉपिक बाकी है जो कि एप्लीकेशन पार्ट जो होता है, तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और साथ ही में फिर अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।